कहानी पति का पत्नी को लेकर किए गए अपने व्यवहार के प्रति पश्चाताप और बच्चों पोतों से दूर अकेलेपन की पीड़ा। घर में सबका खुशियों के साथ मिलजुल कर रहना और माता पिता तथा बच्चों के जीवन को सार्थक बना देती है। किंतु कहानी नायक जो पश्चाताप करता है अपनी पत्नी को लेकर, कि 35 साल तक उसके साथ कभी ठीक से व्यवहार, ठीक से बातें, ये ठीक से उसे समझ नहीं लिया है। और यह सब कुछ मतलब वृद्धाश्रम में पता चलता है। शहर का हालात, गांव की हालात, एक आशियाने के अंतर्गत की स्थिति, ये सब कुछ एक एक करके बहुत बारीकी से लेखिका शालिनी सिंह व्यक्त करती है। यह यूं कही है कि 35 साल के अंतर्गत का जो प्रायश्चित्त है, वो प्रायश्चित्त अपने आप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसा इस कहानी के नायक को लगता है। जिंदगी तो चली गई है, अब रिटायर होने के बाद पता चलने लगा है कि पत्नी कितनी कर्मनिष्ठ है, कर्मठता है उसमें। सारी उसकी बातें दिमाग में घूमने लगी है। मानो उसका अपने परिवार के प्रति समर्पण, अपने परिवार के प्रति प्रेम, अपने परिवार के प्रति उसकी कर्मनिष्ठा आज भी जो 35 साल में थी वह जैसे कि वैसे आज भी है। क्योंकि बच्चे की मनोस्थितियों को बहुत आसानी से वह समझती है कि उनकी परेशानी कैसी है, उनकी परेशानी का हल कैसे करना है। इन सबकी दवा उसके पास थी और शायद इसीलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा माँ बाप। उसके पास सबको सुलझाने की शक्ति थी। वह किसी भी जगह पर मानसिक सुदृढ़ और शांत रहती थी, क्योंकि अभी भी पहेली को सुलझाने की जुगत में भी थी। चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा खाना आपको पसंद नहीं है। वह आज भी मेरी चिंता करती है। फिर मुझे वही अहम होता कि मेरे सिवा उसे है ही कौन। हर जगह पर मानसिक सुदृढ़ और शांतता में जीवन जीने के लिए उसे मेरी आवश्यकता थी। वो सबके लिए मानो एक चुंबक के समान आकर्षित करने वाली शक्ति थी। मन भावन सी सूरत, जिसे देखकर हर छोटा बड़ा, परिवार वाला, परिवार के बाहर वाला सभी अपना दुख भूल जाता था।
इन्हीं यादों के अंतर्गत मैं चल रहा था, तो उतने में उसने खाना परोसकर मेरे सामने रख दिया। मैं तो हैरान हो गया कि जो पहले मुझे पसंद था वो आज मेरी थाली में है। ये क्या औरत है या जादूगरनी? सदा की तरह है ना, हमेशा की तरह झटका खाना उसने बनवाया। वातावरण में थोड़ा सा बदल हो चुका है। उस वातावरण के बदल के साथ साथ मेरे दिमाग के अंतर्गत बदल हो चुका है। दिमाग का दानव फिर से बाहर निकल चुका है मेरे। अरे इन बच्चों को मैंने शहर के सबसे महंगे स्कूल में भेजा है, बढ़िया महंगी महंगी कोचिंग लगवाई है, बढ़िया कॉलेज भेजा है। क्या ये मेरे पैसों के बिना हो सकता था? शाही खर्च उनके, ये सब क्या हो? अरे ये सब क्या है? दिमाग फिर भी घुर्राया। मुझे मेरे ही घर से निकालकर मुझे यहाँ लाकर भटका दिया है उन्होंने। दिमाग में घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे, सर भारी हो रहा था। सो गया जब भी आंखें खुली तब भी वही विचार, आंखें लाल। उतने में कोई फोन की घंटी बजती है। जरूरी कोई चक्कर चल रहा है बेटे का मेरे। फोन उठाया, तुरंत मैंने मेरे कान को लगाया। बड़े बेटे ने बड़े अदब से बहुत दिनों के बाद मध्यम स्वर में प्रणाम किया। कुछ पल के लिए मेरे कानों को लगा कि मेरे आंखों में मिश्री घोल दी है। आंखें न जाने क्यों नम हो गई, आवाज गले में फंस कर रह गई। जाने कैसे मुंह से निकला, खुश रही है। मैं हैरान था, क्या मैं इन सब का आदी हो चुका हूं? उसने मेरा हालचाल पूछ लिया है, जैसे मैंने मेरी औपचारिकता पूरी कर। बोला मम्मी से बात कर लीजिए। लक्ष्मी ने बड़े आराम से फ़ोन लिया है और आराम से फ़ोन लेकर मुझसे दूर होकर कमरे के कोने में जाकर करीबन 20 मिनट तक उससे बात करती रही है। अरे कितना बात करोगी, आखिर बिल फ़ोन का मुझे भरना पड़ता है। उसने बड़े ही कायदे से बात को समेट लिया है और बेटे को कहा है कि बाद में फ़ोन करती हूँ। शाम हो चुकी है, धुंधल का छाया हुआ है। दिमाग की घड़ी फिर से टिक 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 बजने लगी है, क्योंकि आज बहुत झकमक हो गई थी, मूड खराब था। माँ ने घर पर कोई तो भी अनुष्ठान रखा था। लिविंग रूम में बड़ी मनमोहक झांकी सजी हुई थी। पूरा घर धूप अगरबत्ती की खुशबू से सुवासित हो चुका था, बड़ा सुकून दे रहा था। हाथ में सफ़ेद कुर्ता और पायजामा लेकर बाथरूम में चला गया तो मेरी पसंद की साबुन वहीं पे नहीं थी, तो गुस्सा आ चुका। लेकिन लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का समर्पण, लक्ष्मी की कर्मनिष्ठता, सभी कुछ मात्र आज भी जैसे के वैसी है। समय पर नाश्ता, समय पर खाना, उसे आज भी बहुत से काम हैं। किंतु सुबह से जब मेरी आँख खुलती है तो अखबार मुझे पहले जैसा आज भी टेबल पे मिलता है।
चाय का कप लिए वह क्यारियों में पौधों को सींचती है, कभी पौधों की हल्की सी कटिंग करती है। वह भी बिजी, फिर भी बिंदुओं को, वो भी बिजी रहती है हमेशा, फिर भी अपने बहुओं के साथ नाश्ता बनाती, वो बच्चों को मनस्थिति को जानती, बहुत बढ़िया समझाती थी। परेशानी कैसी भी हो, उसका हल लक्ष्मी के पास जरूर होता है। उसका आकर्षण किसी चुंबक से कम नहीं था। सबको अपनी तरफ खींचने में सक्षम थी। यह अवरत है या जादूगरनी? बार बार पिता को अपने किए हुए पछतावे पर परेशानी अब झेलनी पड़ी है। उन्हें नींद में भी चैन नहीं है। दिमागी घोड़े लगातार उनके दिमाग के अंतर्गत भागते रहते हैं। सरपट बिना रुके कहाँ का कहाँ चला गया। क्यों उसे बुरा नहीं लगता होगा? रात भर बच्चों के साथ जागना, दिन भर घर का सारा काम करना, ये किसके लिए बनाया है उसने? ये किसके लिए वह करती है? कभी चाय रखने के लिए झुकती है तो साड़ी का आंचल या पल्ला जब कुछ सरक जाता है, रात के कारण में चुगली कर, मैंने कभी उसे देखा नहीं है। पड़ोस वाले के साथ चुगली करते हुए भी मैंने कभी देखा नहीं है। इसी प्रकार का पश्चाताप लेकर शायद आज मैं परेशान हूँ। और इसी परेशानी के अंतर्गत जब बेटे आ जाते हैं वापस, तब इस कहानी के जो नायक हैं, तुम सब कब आए, तुम सब कब आए? वो हंसी मेरे पूरे चेहरे पर पसर गई है। लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। छोटा पोता बिस्तर पर चढ़ गया। बाबा जानते हैं, पेरिस में जो येफिल टावर है वो बहुत ऊंचा है। मैंने सर पीछे करके देखा तो मेरी टोपी गिर गई। उसकी बात सुन ठेका मार हंस पड़े। वो थोड़ा झेप गया, मगर मैं तो जैसे निहाल था, शब्द साथ नहीं दे रहे थे। तभी मेरा छोटा बेटा कमरे में तेजी से दाखिल हुआ। बोला, दादा सब क्लियर कर दिया है, जल्दी अब यहाँ से निकलिए, होली की तैयारी करनी है। घर पहुँचने तक तो मैंने जैसे तैसे खुद को संभाले रखा, पर दहलीज पर कदम रखते ही आंसू बांध तोड़ बह निकले। पोता तुरंत बोला, अरे बाबा रो रहे हैं। सबको लगा मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो सब एकदम ही लपके। परंतु महामाया जगत जननी लक्ष्मी की आंखों में सुकून साफ दिख रहा था। बोली, शायद आंखों में ड्राइनेस हो रही है, मैं अभी आंखों की दवा डाल दूंगी। कहाँ उसने आंखें या आंखों में कुछ इशारा किया। जिंदगी में पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हो गया। चलिए अपने कमरे में चलते हैं। और मैं उसके आदेश के अनुसार पीछे पीछे चल गया। इसी तरह का गृह प्रवेश यहीं पे समाप्त होता है।